Students, uh, in this video I have taken a topic of history of HRM from unit first. Since we have already discussed this topic in the classroom, so you can take it as a revision video. Well, when we talk about history of HRM, there are basically 5 different stages which can be divided into 5 different generation or 5 different phases. Basically, when we talk about HRM, the very the very purpose of discussing this topic is to make us realize how a common individual who is working in an organization uh, is treated as a valuable asset for the organization. जहाँ पे एक आम आदमी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको एक आम आदमी ना समझ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूबल असेट की तरह हम समझते हैं और किस तरह से उसकी जो वैल्यू है वो इन्हांस होती है, ये हिस्ट्री ऑफ एचआरएम में बताता है। नॉर्मली जब हम हिस्ट्री ऑफ एचआरएम की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवियंसेस हैं उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, किस अलग अलग तरीके से हम उसको एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है, जो पहला फेज है या जो पहली जनरेशन है उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, during the period of industrial revolution, machines were brought machines were brought in, new technology made rapid progress। ठीक है, जो जॉब्स थी वो were made more fragmented। वर्कर्स जो थे दे वर लेफ्ट विथ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ वर्क, उनको बहुत कम काम दिया जाता था। मैनेजमेंट वर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोडक्टिविटी। जो वर्कर्स की डिमांड थी, जो वर्कर्स को एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत थोड़ा सा रोल प्ले कर रही थी टूवर्ड्स सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। So we can say that in this particular period, in this particular generation, more focus were on profit making, more focus were on production, more focus were on quantity rather than quality। यहाँ पे वर्कर्स का हैरेसमेंट होता था क्योंकि वर्कर से हर तरीके का काम कराया जाता था। जिस चीज़ के लिए वो स्पेशलाइज थे, वैसे तो इस पर्टिकुलर स्टेज में स्पेशलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं था, फिर भी अगर कोई वर्कर जिस चीज़ में भी स्पेशलाइज हो जाता था उसको वो काम ना करते हुए हर तरीके का काम कराया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं मशीन्स की, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब वो इंट्रोड्यूस हुई एंड कैसे मशीन्स ने एंड टेक्नोलॉजी ने दे ओवरटुक द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़, दे ओवरटुक द वर्क ऑफ वर्कर्स। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एचआरएम, जहाँ पे वर्कर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी नीड्स, उनके वांट्स, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। देन कम द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबको पता है हु advocated the principle of scientific management, it is being given by F.W. Taylor। जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं हम कहते हैं सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ वर्क इनटू द स्मॉलेस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। एक काम है, एक वर्क है, उसको अलग अलग उसके टास्क होते हैं, अलग अलग टास्क को हम कंप्लीट करते हैं तो एक वर्क कंप्लीट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा वर्क एक इंसान करे, एक एम्प्लॉय करे, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो उस वर्क को हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर सकते हैं एंड ईच टास्क इज बीइंग परफॉर्म बाय अ पर्टिकुलर वर्कर हु इज बीइंग स्पेशलाइज्ड टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम साइंटिफिक टेक्निक्स की भी बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो वर्क है it should be matched with the physical and mental abilities of the worker। जो वर्कर है वो काम मेंटली एंड फिजिकली कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस जब इन सारी चीज़ों पे जब ध्यान दिया गया तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया और ये प्रिंसिपल F.W. टेलर ने एडवोकेट किया था।
जब काम साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू होने लगा तो जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन आया, उनके अंदर एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि उन्हें जिस काम के लिए ट्रेनिंग ली गई है या उनको जिस काम की ट्रेनिंग मिली है या उन्होंने जो एक्सपर्टाइज हासिल करी है उनसे वही काम कराया जा रहा है। तो अगर हम इसको पहले वाले पॉइंट से कंपेयर करें तो पहले वाले पॉइंट में काइंड ऑफ हैरेसमेंट हो रहा था। इस वाले पॉइंट में एक रे ऑफ होप आया वर्कर्स के लिए, जहाँ पे दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दे आर ऑल्सो अ वैल्यूबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है ट्रेड यूनियनिज्म। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता था कि ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनको उनके एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम करना चाहिए, बट उनके जो राइट्स हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है, ट्रेड यूनियनिज्म पॉइंट ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वॉलेंट्रली अपना एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स regarding their salaries, regarding their working hours, regarding their working conditions, regarding the wages, ठीक है। uh, अगर उनके पास कोई भी ग्रीवियंसेस हैं तो वो अपनी ग्रीवियंसेस अपने यूनियन को बताते हैं एंड यूनियन जो होता है वो उनकी प्रॉब्लम मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करता है, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के फॉर्म में जानते हैं, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर बीइंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसकी ग्रीवेंसेस नहीं सुने जाते हैं तो एक डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। बट अगर उसके ग्रीवेंसेस सुने जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, तो अगेन ही स्टार्टेड फीलिंग सेटिस्फाइड कि हाँ, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी है। अगेन एक काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एम्प्लॉय में बढ़ता है। Moving to towards the fourth generation, that is a human relations movement. So when we talk about the relations, जब हम relations की बात करते हैं, it is a bond between the labor and the management and counseling programs, ठीक है, where employees were encouraged to discuss uh, both personal and work related problems with the trained counselors. जब हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं, देखिए नॉर्मली जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी होती है वो खाली इस वजह से नहीं बढ़ती है कि उसको हम इकोनॉमिकली रिवॉर्ड करें। इकोनॉमिकली मतलब उसको मॉनिटरी रिवॉर्ड करें, उसको अच्छे इंसेंटिव दे दें, खाली यही वजह नहीं है कि प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की बढ़ती है। अगर हम उसके साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं तो एम्प्लॉय को ज़्यादा अच्छा फील होता है कि अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग incentives, apart from receiving bonus for a good work done, हमारे जो नॉन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, जैसे मैं घर में हूँ या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मेरी पर्सनल लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैनेजमेंट इस चीज़ों में भी इंटरफेयर करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी एम्प्लॉय से डिस्कस करता है, तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगता है, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एक बहुत ही फेमस स्टडी पे बेस्ड था जो कि दी गई थी एल्टन मेयो के द्वारा, जिसको हम हॉथरन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसको बिहेवियरल साइंसेस पे बेस्ड माना जाता है कि आपका जो बिहेवियर होता है वो किस टाइप का है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर होता है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, अगर आपके रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे नहीं हैं तो आपका नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। तो जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, ट्रेड यूनियन का जो रीज़न है वो भी रिलेशंस मेंटेन करने पे है। अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे तो आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आप अपने राइट्स को, अपने जो ऑब्लिगेशंस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे रहेंगे। तो टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशंस with the organization, it is basically the effort which is being done from the both side, that is from the side of the management and from the side of the workers. अब यहाँ पे वर्कर्स ये चाहते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें एक एफिशिएंट काउंसलर के थ्रू सुपरवाइज हों, उनसे वो डिस्कस कर सकें
ताकि एक जो डिसकम्फर्ट लेवल है वो कम हो सके, उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो सकें। नो मैटर ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, बट अगर हमारी फैमिली में, हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम अपना 100% आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक चीज़, वो ख्याल हमेशा चलता रहता है जो हमको रेस्ट्रिक्ट करता है अपना 100% देने के लिए। तो उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, उसी प्रॉब्लम्स से रिमूव करने के लिए वर्कर्स को एक रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ योर ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। द लास्ट जनरेशन इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। नाउ ये वो जनरेशन है, ये वो फेस है जहाँ पे कंपनीज ने, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रियलाइज किया कि workers are not only the employees, people are not only the employees who are working in the organization, but they are also the indispensable part of the organization. They are the most valuable asset for the organization. Why they are the most valuable asset for the organization? Because उनको हम ट्रेंड करते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं, उन पर हम लोग बहुत खर्चा करते हैं। अगर इतना सारा चीज़ करने के बाद ड्यू टू एनी रीज़न वो हमको छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्शन में तो लॉस होता है, बट जो टाइम हमने स्पेंड किया उनकी ट्रेनिंग या उनके डेवलपमेंट में, वो टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो जैसे कि एक सेइंग है, हैप्पी काउस गिव मोर मिल्क। जो काउ, जो गाय खुश होती है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। एंड हैप्पी वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स। तो यहाँ पे हमें उनकी नीड्स जाननी है, हमें उनके वांट्स जानने हैं, हमें उनकी वैल्यूज जाननी होती हैं। हमें ये जानना होता है कि व्हाट मोटिवेट्स द पीपल। ये भी ज़रूरी है कि जो चीज़ एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, वो हो सकता है दूसरे एम्प्लॉय के लिए मैटर ना करती हो, वो चीज़ दूसरे एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करती हो। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन नीड्स, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो इंडिविजुअली हमें लोगों को मॉनिटर करना होता है, उनकी नीड्स पहचाननी होती हैं, एंड ये जानना होता है कि किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ एचआरएम। सबसे पहले हमने मशीन्स के बारे में बात करी कि मशीन्स ने कैसे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कि मशीन्स की वजह से कैसे एम्प्लॉयज़ का जो वर्क था वो बहुत कम हो गया, एंड उनकी जो इम्पोर्टेंस होती थी ऑर्गेनाइजेशन में वो कम हो गई। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली जनरेशन आई, जहाँ पे हमने बेस्ड अपॉन द स्पेशलाइजेशन, बेस्ड अपॉन द टास्क, अपना काम लोगों से डिवाइड किया और उन एम्प्लॉयज़ को वैसा ही काम दिया जैसा वो करना चाहते थे। तीसरा, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, टू सेफगार्ड देम फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द मैनेजमेंट, एक ट्रेड यूनियन वाली जनरेशन आई, ट्रेड यूनियन वाली फेज़ आई, जहाँ पे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे। फिर हमने ये देखा कि कैसे मैनेजमेंट एंड लेबर्स के बीच के जो रिलेशंस हैं वो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। अगर लेबर्स अपनी वर्क रिलेटेड एज वेल एज नॉन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट से शेयर करता है, तो उसके ग्रीवेंसेस कम होते हैं, उसका डिस्कम्फर्ट लेवल कम होता है। एंड द लास्ट जो फेस है वो ये कहता था कि इंडिविजुअल्स आर नॉट ओनली द एम्प्लॉयज, दे आर द वैल्यूबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक नीड होती है, एक हर एक इंडिविजुअल अपने अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि वो अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को पहचाने कि किस तरीके से हम उसको खुश कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सस्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कैसे उसको यूटिलाइज दिला सकते हैं कि ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज़ द वैल्यूबल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So this is all for this particular revision video. Thank you.